हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी जी की क्विज। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम शुरू के 21 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी जो आगे के क्वेश्चन रह गए हैं वो हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको AIVE यानी कि ऑल इंडियन बार एजुकेशन एग्ज़ाम जो होता है इसके बारे में आपको 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या MCQ बताने जा रहा हूँ विद आंसर। तो फ्रेंड्स, इस सब पार्ट 1 की जो वीडियो है का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आकर उसे पूरा वॉच कर देना। और यहाँ पे मैं पार्ट 2 अपना स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया और पार्ट 2 देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कर देना, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और ये वीडियो अपने किसी एक दोस्त के संग शेयर जरूर करना, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि वो भी इसे देख के कुछ सीख सके। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन कहता है धारा 138, ये धारा का मान दे रखा है धारा 138 पर ग्राम्य विलेख अधिनियम संबंधित है। यानी कि इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि ये जो धारा है ये किससे संबंधित इनमें से है। तो जैसा कि हमारी ये रूल है कि आप लोग एक बार सोच लेना कि क्या हो सकता है इसका आंसर, मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूंगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो हैं, ऑप्शन नंबर ए है चेक के अमान्य होने पर दंड, धारक के आधार, या फिर ऑप्शन नंबर सी दे रखा है सम्यक अनुक्रम धारक के आधारों से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सोच लिया होगा इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए। ये ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर, यानी कि ये है चेक के अमान्य होने पर दंड। यानी चेक जो होता है, जो ये कहते हैं ना, जो चेक दिया है किसी ने किसी को, चेक देते हैं लोग, तो वो चेक, वो वाला चेक, बैंक वाला चेक के अमान्य यानी वो नकली चेक होने पर जो दंड लगता है वो कौन सी धारा के अंतर्गत लगता है, वो लगता है हमारा धारा 138। ये धारा का मान दे रखा है धारा 138 का मान, यानी कब लगती है धारा किसी व्यक्ति पे, जब उसके चेक के अमान्य होने का दंड उस पर लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे दे रखा है, ये क्वेश्चन है, इनमें से किसे भरण पोषण का अधिकार नहीं होता, यानी भरण पोषण का अधिकार इनमें से किसे नहीं होता है। अविवाहित पुत्री को, निर्धन माता पिता को, शारीरिक रूप से असमर्थ वयस्क पुत्र को, या विधवा पुत्री को। तो यहाँ पे जो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विधवा पुत्री को, यानी विधवा पुत्री को भरण पोषण का अधिकार नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आंसर आपको याद इसका भी हो गया होगा। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो मैंने पार्ट 1 में आपको जो बताया था कि एक बार इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक बार रिवीजन में वॉच जरूर कर लेना, ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो सारे याद हो जाएं। तो शुरू करते हैं हम, एक सेकंड, ये सर, हाँ। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं कि किसी मुसलमान का अपनी सगी बहन से विवाह होना, यानी क्या क्या होता है। जैसे कि कोई एक मुसलमान व्यक्ति है, उसने अपनी ही सगी बहन से विवाह किया है, तो उसमें यानी उनकी मान्यता क्या होगी। ये वैध वैध होगा, यानी कि कानून के खिलाफ होगा, शून्य होगा, कुछ नहीं होगा, अवैध होगा, कानून के खिलाफ नहीं होगा, वो, और अवैध यानी कानून, ये है, सॉरी, हाँ ये थोड़ा मिस्टेक हो गई। ये वैध का मतलब होता है कि कानून के अंतर्गत आएगा, शून्य यानी इसका कुछ नहीं होगा, अवैध होगा, कानून के खिलाफ होगा, या निम्न में इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर होगा वो आप सोच लीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। और मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ये अवैध होगा, यानी कि कानून के खिलाफ होगा। जैसे कहते हैं ना लोग, अवैध कब्जा इस समय बहुत चल रहा है, अवैध कब्जा कर लेते हैं लोग। ये अवैध कब्जा, अवैध का मतलब होता है कानून के खिलाफ जो चलता है, यानी कि जो कानून की नीतियाँ हैं उनके खिलाफ जो चलते हैं उन्हें अवैध किया जाता है। तो ये अवैध होगा, यानी कानून के खिलाफ होगा। ठीक है, और यहाँ पे 24वां क्वेश्चन देखते हैं हम। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन पर एक पुलिस अधिकारी किसी अभियुक्त को अजमानवीतीय, ये जो है ये अजमानतीय बाद में जमानत पर रिहा कर सकता है। यानी कि दंड संहिता में कौन सी धारा के अंतर्गत जो पुलिस वाला है, पुलिस अधिकारी किसी भी अभियुक्त को अजमानतीय बाद में जमानत पर रिहा कब करता है, कौन सी धारा के अंतर्गत करता है। धारा 336, धारा 337, 437 या 436। तो आप लोग इसका राइट आंसर सोच लीजिए। रुको,
हाँ, तो आप लोग इसका राइट आंसर सोच लीजिए और मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 437, यानी इसके अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी इसको रिहा कर सकता है। ये जो अजमानती दे रखा है इसे रिहा, जमानत पर रिहा कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 26वां क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को यहाँ तक पहुँच कर रहे हैं तो एक वीडियो को लाइक और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पे हम देखते हैं हिंदू विधि है, यानी कि हिंदू विधि क्या है? सिविल विधि है या वैयक्तिक विधि है, संवैधानिक विधि है या फिर डांडिक विधि है? तो इसमें से आप अपना एक राइट आंसर सोच लेना जो आपको लग रहा हो राइट है। तो मैं इसका आपको राइट आंसर बता देता हूँ, वो है ऑप्शन नंबर वी, यह है वैयक्तिक विधि। हिंदू विधि एक वैयक्तिक विधि है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कुआरा रहने के लिए किया गया एक करार है, वैध है, शून्य है, अप्रवर्तनीय है या ये जो शून्यकरणीय है? तो जो इसका जो राइट आंसर आप सोच लेना। जो यहाँ पर क्वेश्चन है, कुआरा रहने के लिए किया गया एक करार है, तो इनमें से क्या करार है? आप लोग इसका आंसर सोच लेना। मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, शून्य, यानी इसका कुछ भी नहीं है, ना तो वैध है ना अवैध है, यानी कि तो एक स्वतंत्र देश है। तो स्वतंत्र में सभी लोग स्वतंत्र है, तो ये एक तरीके से मन की इच्छा पे आता है। तो ये ना तो ये कानून में के अंतर्गत आता है, ना ही कानून के विरुद्ध आता है। ठीक है, तो देखते हैं अपने 28वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। आपसी सहमति द्वारा तलाक का सिद्धांत हिंदू विवाह अधिनियम 1995 में किस वर्ष समाविष्ट किया गया था? तो यहाँ पे 3 सन दे रखी हैं, तो यानी 4 सन दे रखी हैं, 1956, 1961, 1980 या 1976। तो आप लोग इसका राइट आंसर जो आपको लग रहा हो वो सोचना है। मैं बताया तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1976। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साक्ष्य से अभिप्रेत और उनमें सम्मिलित है केवल मौखिक साक्ष्य, केवल दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य, केवल ऐसा मौखिक साक्ष्य जो दस्तावेजों पर आधारित हो। तो आप लोग इसका राइट आंसर सोच लेना। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौखिक एवं दस्तावेजी। ये जो दस्तावेजी साक्ष्य है ये दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, साक्ष्य से अभिप्रेत का मतलब हो सकता है जैसे आता है कि अभिप्राय, साक्ष्य का मतलब क्या है? मौखिक एवं दस्तावेज दोनों ही हों, तो इसका मतलब होता है साक्ष्य रूप से, यानी कि एक कहते हैं साक्षात कहते हैं ना कि साक्षात रूप से, यानी कि एकदम सामने आ जाना, तो उसे कहते हैं साक्ष्य। तो यहाँ पे दे रखा है 30वां क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 किस दिनांक को लागू की गई? 1908 ये संहिता का सन दे रखी है, यानी कि संहिता का नाम है ये संहिता 1908, यानी अब इतना तो पक्का है जैसे ये जो है संहिता 1908 है, तो ये कब लागू की गई? तो इसका आपको आंसर देना है। और जाहिर सी बात है ये 1908 दे रखा है, यानी कि 1908 में ही लागू की गई होगी। लेकिन यहाँ पे 1908 के जो हैं वो 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ये 2 ये हैं और एक ऑप्शन ये है 21 दिसंबर 1908, 1 जनवरी 1908, 1 अप्रैल 1908। तो ये वाला ये जो आंसर है ये तो इसका नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 1909 दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग सोच लो, इनमें से आंसर सोच लो कौन सा आंसर आपका हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ये 1 जनवरी 1908 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर आप वीडियो को अभी तक वॉच कर रहे हैं तो एक चैनल को लाइक, यानी वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना, और चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, और तो देखते हैं आगे की। यहाँ पे है भारतीय दंड संहिता 1980 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 तथा निम्नलिखित में से कौन सा भाग डाला गया? यानी कि संशोधन के बाद 2013 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा भाग उसमें 1860 वाले में कौन सा और भाग जोड़ा गया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, धारा 1700, ये धारा 376 ए, धारा 376 बी, धारा 166 बी या 354 सी या उपरोक्त सभी। तो इसमें से आप अपना राइट आंसर सोच लेना। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि इन तीनों को उसमें जोड़ा गया था, यानी कि 2013 में जो संशोधन हुआ था 1960 के संहिता में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है भारतीय दंड संहिता की धारा 353, ये जो धारा का वो दे रखा है, धारा 353 का क्या अर्थ है? स्त्री की लज्जा भंग करने से, आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग या लोक सेवा को अपने कर्तव्य में निर्वहन से भयोत्पादन, ये जो भयोत्पादन करने के लिए हमला या आपराधिक बल
गंभीर रूप से किसी व्यक्ति को घायल करना या साधारण चोट। तो आपको बताना कि 1900 ये जो धारा लगती है 353, ये निम्न में से किस जो कानून है उस पर लगती है। मैं बताता हूँ इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा। इसका दूसरा हो जाएगा, यानी लोक सेवक को अपने कर्तव्य से निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लिया होगा ये क्वेश्चन। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। तो यहाँ पे देखा निम्नलिखित में से कथन पर विचार करें और सही कथन को चुनें। यानी कि इनमें से हमें बताना है जो सही कथन है उनमें से कौन सा है। तो ये मैं इसका आपको राइट आंसर ही बता दे रहा हूँ, जिसका आप राइट आंसर पढ़ देना। बाकी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि इसमें से कोई सभी कथन सही नहीं है, सभी के सभी इसमें से कथन गलत हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है, तो वो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, इसको आप वीडियो को पुश करके इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, बाल उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न, यौन हमला या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रखा है, आईपीसी की धारा 498A के तहत क्रूरता में शामिल है। इनमें से आईपीसी की धारा दे रखी है 498A के तहत इनमें से क्या चीज़ शामिल है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। महिला का उत्पीड़न, यानी कि महिला का उत्पीड़न, यानी कि जब महिला पर उत्पीड़न किया जाता है तो आईपीसी की धारा 498 लगती है, या केवल शारीरिक क्रूरता, मानसिक क्रूरता या पत्नी द्वारा क्रूरता। तो इसमें से आप में एक राइट आंसर सोच लेना। मैं बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिला का उत्पीड़न। जब महिला का उत्पीड़न होता है तो वहाँ पे आईपीसी की धारा 498 लगती है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दे रखा है, केवल जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध के मामले में एक अपराधी जिसे 100 रुपये से अधिक जुर्माना देने की सज़ा दी जाती है, जुर्माने में भुगतान के डिफ़ॉल्ट में कारावास से अधिक नहीं होगा। यानी कितने से कारावास से अधिक उसे नहीं होगा, 1 साल, 6 महीने, 4 महीने या 2 महीने। तो इसका आप राइट आंसर सोच कर रखना। और मैं बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ दे रखा है 7वां क्वेश्चन है, एक महिला जब आपराधिक बल का प्रयोग या हमला करने के इरादे से किसी भी, यानी करने के इरादे से उसकी निंदा करने के इरादे से निपटा जाता है तो उस पर कौन सी धारा लगती है। यानी कि एक महिला है, आपराधिक बल से किसी प्रयोग करके किसी पर हमला करती है, यानी बदला लेने के लिए किसी पर हमला करती है, तो उसमें कौन सी आईपीसी धारा लगती है, 354, 355, 356 या 357। तो इसका राइट आंसर आप सोच के रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईपीसी की धारा 354। ठीक है फ्रेंड्स, और अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे है धोखा, अरे यार, हाँ, धोखा दी और इस तरह बेईमानी के मूल्यवान सुरक्षा संपत्ति के वितरण या बनाने, परिवर्तन या विनाश उत्पीड़न के तहत बांटे जाते हैं। कौन सी धारा लगती है इसमें, ए, बी, सी, डी। आप सोच कर रखना, इसका आंसर ए हो सकता है, बी हो सकता है, यानी कि इसमें 417, 418, 419 या 420। तो मैं बता देता हूँ इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईपीसी की धारा 420। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक वॉच कर रहे हैं तो इस बार तो अब एक लाइक तो कर ही देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ये स्वेच्छा से एसिड फेंकने का प्रयास भारतीय दंड संहिता 1880 के तहत अपराध है। यानी कि जैसे जो कहते हैं ना एसिड बम टाइप से होता है, तो उसमें जब फेंकने का प्रयास या फेंका जाता है तो उस व्यक्ति पे जो अपराधी है उस पर कौन सी धारा लगती है, धारा 326 ए या धारा 326 बी, 228 ए या धारा 228। तो यहाँ पे आप अपना आंसर सोच के रखना। तो मैं आपको बताता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि धारा 326 इसका
ये, हाँ ये वाला राइट आंसर है इसका, धारा 326। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत कानून द्वारा अधिकृत किसी भी सजा को पारित कर सकती है सिवाय, यानी कि जो दंड प्रक्रिया संहिता धारा 29 है उसके अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत कानून द्वारा अधिकृत किसी भी सजा को पारित कर सकती है, लेकिन सिवाय, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी एक सजा है जिसको वो पारित नहीं कर सकती? मौत की सजा, आजीवन कारावास, 7 वर्षों से अधिक अवधि की कारावास, या उपरोक्त सभी। तो इनमें से आप अपना राइट आंसर सोच के रखना। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा ना, जो अभी तक 2 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिनमें उपरोक्त सभी का जिक्र किया गया है, तो जहाँ पे अधिकतर उपरोक्त सभी आ जाता है वहाँ पे अधिकतर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी ही आता है। तो इस चीज़ का आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो उपरोक्त सभी का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उपरोक्त सभी बहुत गिने चुने में ही आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम पढ़ते हैं। देवकृत का मतलब क्या होता है? भगवान द्वारा किया गया कार्य, मनुष्य द्वारा किया गया कार्य, अन्य पक्षी द्वारा किया गया कार्य, या अभियोगी द्वारा किया गया कार्य, देवकृत। तो अपना आप आंसर सोच के रखना। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, देवकृत। आपको पता नहीं, जैसे कि आपने सबसे ही पता चल गया वो देवकृत। देव का जो पहला कार्य, पहला जो शब्द है वो है देव। देव का मतलब होता है जैसे कि हम कहें ये देव हो जाएगा, देव, और कृत का मतलब होता है कार्य। देव कृत का मतलब हो गया देव कार्य, यानी कि भगवान द्वारा किया गया कार्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दे रखा है, भारत दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार किसी बच्चे द्वारा कितनी उम्र से नीचे किए गए जुर्म की, यानी कि जुर्म को जुर्म नहीं मानते, यानी कि ऐसे जो इसमें भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 82 के अनुसार कितने उम्र से बच्चे, जो नीचे के उम्र के बच्चे होते हैं, ऐसी कौन सी उम्र है जिससे नीचे के बच्चे अगर जुर्म करें तो उसे जुर्म नहीं माना जाता? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 14 साल, 7 साल, 18 साल या 21 साल। तो जहाँ तक इसका आपको आंसर पता होगा तो ये जवाब सोच के रखना। मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 7, क्योंकि 7 से जैसे नीचे होता है बालपन टाइप से आता है, यानी कि एक तरीके से उसमें सोचने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती। तो 7 साल से नीचे के जो बच्चा होता है उसमें उसके जुर्म को जुर्म नहीं माना जाता। और जो 18 साल से नीचे, यानी 7 साल से ऊपर होते हैं और 18 साल से जो नीचे होते हैं उनके लिए जुर्म तो माना जाता है, लेकिन उन्हें कहते हैं ना बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता, क्योंकि 18 साल से नीचे, ताकि वो सुधरने का प्रयास उनके साथ किया जा सके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि 7 साल से नीचे के व्यक्तियों को, बच्चों का जुर्म नहीं माना जाता, यानी जुर्म को जुर्म नहीं माना जाता। तो यहाँ पे ये 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक प्रमाण है? इनमें से कौन सा एक प्राथमिक प्रमाण है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, न्याय के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, या मूल से बनाई गई प्रतियाँ, या फिर दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियाँ, या दस्तावेज की फोटोस्टेट प्रतियाँ। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रुको, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पूछा है इसमें से? ये देवकृत हो गया और ये भी हो गया हमारा। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक, ये प्राथमिक प्रमाण कौन सा है? 43वां नंबर जो है। तो इसमें से आप अपने एक राइट आंसर सोच कर रखना। मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायालय के निरीक्षक हेतु लिए, निरीक्षक के लिए जो प्रस्तुत किए गए दस्तावेज होते हैं वही उन्हें प्राथमिक प्रमाण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लास्ट क्वेश्चन की ओर अपने बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने वीडियो यहाँ तक वॉच करी है तो एक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस पर आपको इसी टाइप की वीडियो मिलती रहेंगी, और जीके से संबंधित या फिर किसी भी नॉलेज, लॉ वगैरह इन सब से संबंधित आपको वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक फ्रेंड्स, और ये वीडियो अपने एक दोस्त के संग, केवल एक दोस्त के संग शेयर जरूर करना। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? जो संसद है उसको कौन से राष्ट्रीय हित, जो राज्य सूची है उसके कौन से अनुच्छेद के अनुसार वो कानून बना सकती है? अनुच्छेद दे रखे हैं यहाँ पे 4 अनुच्छेद दे रखे हैं, 249, 250, 252 या 253। तो इसका आप राइट आंसर अपना सोच के रखना। तो मैं बताता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ये अनुच्छेद 249। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है ये हमारी वीडियो का। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक वॉच करा तो एक लाइक जरूर करके जाना, और बिना लाइक किए मत जाना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो यहाँ पे कहता है सीआरपीसी की किस धारा के तहत पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी आरोपी को गिरफ्तार कर सकते हैं। जो ये सीआरपीसी की धारा, यानी ऐसी कौन सी धारा है जिसमें पुलिस के पास वारंट नहीं होगा तो भी वो आरोपी को गिरफ्तार कर सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 40, 81, 82, वो 40, 41, 42, 43। तो फ्रेंड्स, आप अपना इसका राइट आंसर जो है वो सोच के रखना। मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक वॉच करा तो एक लाइक भी कर देना। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धारा 41 के तहत अगर पुलिस के पास वारंट भी नहीं है तो भी वो किसी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी वीडियो यहाँ पूरी हुई, और मैंने आपको यहाँ इसमें 45 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो AIVE के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने पूरी देख लिया। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाकर देख लेना, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। और वीडियो को एक लाइक भी कर देना, और एक जने को ये वीडियो शेयर करना है। तब तक के लिए जय हिंद।